नमस्कार, मैं हूं आनंद सिंह और आईटीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जिस तरह से महायुति को यहाँ पर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है महाराष्ट्र में, तो आज हमारे साथ एक खास गेस्ट मौजूद हैं जो अजीत पवार एनसीपी एपी के कैंपेन को डिजाइन उन्होंने किया था, और वो है नरेश अरोरा जी। नरेश अरोरा जी को फाउंडर हैं डिजाइन बॉक्स के। आईटीवी नेटवर्क में नरेश जी आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। काफी ही बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत महायुति के सारे पार्टी इसको बता रही है। जिस तरह से 230 का आंकड़ा छुआ है महायुति ने 288 मेंबर विधानसभा में, तो किस तरह से आप इस मैंडेट को देखते हैं चुनाव में यहाँ? देखिए आनंद जी, ये जो चुनाव का परिणाम ऐतिहासिक आया है, इसमें जो एक योजना है लाड़की बहन योजना, जिसके बारे में सबने बहुत चर्चा सुनी होगी, उसका बहुत बड़ा रोल है। और उस स्कीम की वजह से जो मैंडेट आया वो तो आया है, बट जो सबसे अच्छी बात जो मुझे देखने को मिली पर्सनली, जिससे मैं अपने आप को समझता हूं कि ये एक अच्छा स्टेप है कि सब वोटिंग जातिवाद से ऊपर हुई। क्योंकि अगर इस चुनाव से पहले अगर आपको मालूम है, महाराष्ट्र के अंदर किसी जाति विशेष के किसी एजिटेशन की बहुत चर्चा थी, उस एक एजिटेशन की चर्चा थी, उसके सामने दूसरे एजिटेशन की बात होती थी। तो ऐसा महसूस और प्रतीत होता था कि शायद ये चुनाव जातिगत राजनीति पे चला जाएगा। और वो हर एक राष्ट्र की, हर एक राज्य की अपनी अपनी एक परिकल्पना रहती है, अपना अपना एक गणित रहता है। बट अगर उत्थान की बात देखी जाए, प्रोग्रेसिव स्टेट की बात देखी जाए, जो महाराष्ट्र माना जाता है, फाइनेंशियल हब है, बड़ी स्टेट है, और वहां पे जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर वोटिंग हुई और उसका परिणाम आया, तो मेरे लिए मैं समझता हूं कि एक सुखद बात है कि इसमें महाराष्ट्र ने एक स्टेप ऐसा दिखाया है पूरे देश को कि आप जातिगत राजनीति से ऊपर उठ के भी राजनीति कर सकते हैं और उसका परिणाम आपको मिल सकता है। अजीत पवार की पार्टी, जो उनकी एनसीपी एपी गुट है, जब पार्टी स्प्लिट हुई शरद पवार के साथ में, और 2024 का लोकसभा का चुनाव महज एक सीट पे रिड्यूस हो गए थे अजीत पवार। लोकसभा में एक ही सीट पे जीत दर्ज उन्होंने की थी, और इस बार भी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उनको सबसे कमजोर कड़ी बता रहे थे जितने भी पॉलिटिकल विश्लेषक थे, कि अगर महायुति में अगर सबसे बड़ी कोई कमजोरी है तो वो अजीत पवार की पार्टी है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स को देखने के बाद तो काफी बड़ा चैलेंज था। आपने उनका कैंपेन डिजाइन किया यहाँ पर, उनकी कैंपेनिंग में आप हर समय उनके साथ में साए की तरह थे। तो किस तरह से आपने उनके कैंपेन को लिया यहाँ पे, और कैसे आप लोगों तक पहुंचे? देखिए, अजीत पवार साहब का जो लोकसभा में जो उनकी पार्टी का परिणाम आया, तो उससे उन्होंने ऐसा समझा कि उनको कुछ चीजें बदलने की आवश्यकता है। उस आवश्यकता के कारण हम और वो साथ जुड़े। जब साथ जुड़े तो उसमें ये देखा गया कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं। जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम किया जाए, जो वीकनेसेस है उनको दूर करने की कोशिश की जाए। उसके अंतर्गत हमने जो उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो पार्टी जो सीटों पर चुनाव लड़ने वाली थी, उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया। अजीत पवार साहब की पार्टी के साथ नए वोटर का जुड़ाव कैसा हो सके, उसके लिए एक नया रंग, नया रूप देने की कोशिश की गई, जो आज परिणामों से मालूम लगता है कि भी लोगों को वो बात पसंद आई होगी। और ये सब चीजों को मिलाकर एक कैंपेन क्रिएट की गई, जिस कैंपेन का नतीजा आज जो 41 सीटें 57 में से 72% स्ट्राइक रेट के साथ वो नंबर 6 से नंबर 2 की पार्टी स्ट्राइक रेट में आए हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें बहुत सारी चीजों की योगदान रहा है, केवल एक फैक्टर का नहीं, काफी सारी चीजें मिलकर यहां तक पहुंच पाई हैं। जिस तरह से पिंक कलर उनके पूरे कैंपेन को आपने डिजाइन किया, और एक गुलाबी रंग का उसमें जो आपने तड़का फेरा यहाँ महाराष्ट्र में, और अजीत दादा को भी आपने पिंक कलर का जैकेट पहनाया। फिर वो लगातार कैंपेनिंग में भी उनके सारे पोस्टर्स, अगर पूरे स्टेट में हम बात करें तो वो पिंक कलर के थे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैंने जैसे बताया आपको आनंद जी कि उनकी पार्टी के प्रति जो किसी प्रकार का उत्साह नहीं था। पार्टी स्प्लिट हुई थी, बहुत सी असमंजस थी, कौन सी पार्टी किस तरफ जाएगी, फिर लोकसभा के परिणाम थे, तो सब चीजें निराशाजनक थी, असमंजस की स्थिति थी। उसमें उनको, उनकी पार्टी को एक नई पहचान की आवश्यकता थी, जिससे उनकी पार्टी को लोग जान सकें, लोग दूर से उसके बारे में बात कर सकें। तो उसके अंदर एक कलर देने की कोशिश की गई। उस कलर को केयरफुली सोचकर प्लान किया गया कि इस कलर के क्या फायदे हो सकते हैं, इस कलर से आप किस तरह से
लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। तो वो सारे मुद्दों को ध्यान में रख के हमारी टीम ने निर्णय लिया कि हमारे को इस कलर के साथ जाना चाहिए। इस कलर के बारे में काफी आलोचना हुई स्टार्टिंग में, बहुत लोगों ने हमको ट्रोल किया, मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत ट्रोल किया गया। ऑपोजिशन के लोगों ने, जिनको पॉलिटिकल टीकाकरण अगर करना है तो उनको राजनेताओं पे करना चाहिए, मेरे पे भी किया गया कि ये ऐसे इन्होंने कर दिया। बट मेरे को लगता है कि फिर धीरे धीरे जब बात सेटल हुई, लोगों को पसंद आनी शुरू हुई, पार्टी के अंदर भी लोगों के इसमें राय मुख्तलिफ थी, बट अजीत पवार साहब का विश्वास था मेरे पे कि अगर इस तरह हम बात करके चल रहे हैं तो इसका कुछ परिणाम अच्छा मिलने की आवश्यकता, या इसका परिणाम अच्छा मिलेगा। तो आज परिणाम आने के बाद इस बात को हम मन में खुशी महसूस करते हैं कि भी उसको हमारी बात ठीक साबित हुई। अगर हम कोर इश्यूज की बात करें, खास तौर पे अजीत पवार की जो पार्टी की गुट है उसके लिए, चूंकि वो 57 सीट पे चुनाव लड़ रहे थे पूरे राज्य में, काफी बड़ा नंबर नहीं था, तो किन कोर इश्यूज को उठाकर आप लोगों के पास लेकर गए हैं, खास तौर पे अजीत दादा जैसा कि उनको लोग यहाँ बुलाते हैं महाराष्ट्र में, तो उनकी पार्टी के लिए कोर इश्यूज क्या थे? उनकी पार्टी में उनकी पार्टी जिन सीटों पे चुनाव लड़ने वाली थी, या जिन सीटों को हमने चिन्हित किया था कि इन सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा, तो हमने उसको लोकल कैंपेन रखने की कोशिश की, क्योंकि हम 288 सीट की विधानसभा में 60 सीटें लड़ने वाले थे। उन 60 सीटों के ऊपर हमने कोई स्टेट वाइड, ना तो हम कुछ प्रॉमिस करने की सिचुएशन में थे, ना कुछ हम स्टेट वाइड नैरेटिव क्रिएट करने की सिचुएशन में थे, क्योंकि सबको मालूम था 60 सीट लड़ने वाले हैं, इनकी 245 सीटें इनके बल पे आने वाली हैं नहीं, जो लड़ी 60 रहे। तो हमने उस चुनाव को केंद्रित किया कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूंसी में जो काम पिछले 2 साल, 2.5 साल, 5 साल के अंदर इनके विधायकों ने किया था, इनके थ्रू, अजीत पवार साहब के थ्रू, उसको हमने हाईलाइट किया लोगों तक कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई सेंटिमेंट भी है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के फायदे की बात सोचिए कि आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ, और आगे हम क्या कर सकते हैं। हमने उसके लिए 57 मैनिफेस्टो रिलीज किए। 57 मैनिफेस्टो को हमने घर घर तक पहुंचाया। ऐसा आज तक किसी पार्टी ने किया नहीं है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी का मैनिफेस्टो रिलीज करें वो एक साथ। और अजीत पवार साहब खुद बारामती का मैनिफेस्टो रिलीज करने बारामती में गए, बारामती के लोगों को बताया, क्योंकि बारामती एक रिलेटिवली डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है, कि बारामती में और क्या नई चीज हो सकती है। वहां पे उन्होंने ये बात ये भी कही कि बारामती महाराष्ट्र को दिशा दिखाता है, जो उनका मन रहता है कि विश्व में जो कुछ नई चीज हो वो बारामती में आए, और वहां पे उन्होंने बहुत सा काम कर रखा है, इसके बारे में कोई आदमी को संदेह नहीं है। तो उनकी बात पे लोगों ने विश्वास किया, उनकी बातों पे लोगों ने बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में विश्वास किया कि ये आदमी बात का पक्का है। और पॉलिटिशियंस के साथ ये बात जनरली एसोसिएट होती नहीं है कि लोग वो मान के चलें कि जो पॉलिटिशियन जो बात कह रहा है वो बात पूरी करेंगे। तो अजीत पवार साहब के बारे में ये बात मशहूर है महाराष्ट्र में कि वो जो बात के हैं पक्के हैं, और बात जो करते हैं उसको निभाने की कोशिश करते हैं जहां तक बन सकती है। तो उस पर मुझे लगता है कि लोगों ने विश्वास किया। हमने कोई नेगेटिव कैंपेन नहीं की। हमें ये बात का अच्छे से मालूम था कि हमारी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। उस स्ट्रेंथ से हम लोगों के बीच में जाएंगे, और जनता फिर उसके बाद निर्णय लेगी कि आपको कौन पसंद है, किसके साथ आपको जाना है। अजीत पवार, आपने कहा कि जब वो बारामती गए अपने मैनिफेस्टो को रिलीज करने के लिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट उनके लिए चुनाव था, डू एंड डाई की बैटल थी उनके लिए, क्योंकि पवार वर्सेस पवार का बैटल फिर से एक बार ओपन में आ चुका था। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो सुप्रिया सुले जी के सामने उनकी बीवी खुद थी सुनेत्रा पवार जी, और वो चुनाव हारी थे। उसके बाद उन्होंने मेंशन भी किया था कि ये मेरी गलती थी कि मैंने परिवार के सदस्य को अपनी बहन के सामने खड़ा किया। मगर इस बार फिर से पवार वर्सेस पवार का बैटल था। एक तरफ शरद पवार जी की शक्ति थी योगेंद्र पवार के साथ, वहीं दूसरी तरफ अजीत दादा खुद थे। तो किस तरह से आपने उनके बैटल को बारामती में आइडेंटिफाई किया, क्योंकि वहां से भी काफी एक हिस्टोरिक मैंडेट उनको मिला है अजीत दादा को? देखिए आनंद जी, चुनाव जब भी आप किसी से लड़ते हैं तो आप चुनाव सामने वाले प्रतिद्वंदी से ज्यादा जनता को जीतने का लड़ाई ज्यादा बड़ी होती है। इस चुनाव के अंदर भी, क्योंकि जैसे आपने बात की बारामती के लोकसभा चुनाव की, उसके अंदर जो हुआ, जैसे अजीत पवार साहब की वाइफ सुनेत्रा जी वहां पे चुनाव लड़ी, और फिर उस चुनाव का जो परिणाम आया, तो अजीत पवार साहब ने ये कहीं ना कहीं सोचा, उनके मन की बात है ये, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी रणनीति के तहत ऐसी बात कही। उनके मन में था कि बारामती को पिछले 45 साल से वो लोग, उनका परिवार ही रिप्रेजेंट करता आया है। पहले वो शरद पवार साहब खुद थे, फिर अजीत पवार साहब थे, फिर सुप्रिया जी थी। तो कहीं ना कहीं बारामती के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि आप लोगों के हो सकता है कि राजनीतिक मतभेद हो गए हों,
परिवार में ऐसी बात पब्लिक में नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने बात के बारे में स्पष्टीकरण दिया, लोगों से माफी मांगा, बोला कि मेरी गलती थी। अब जब वो गलती, और जनता क्या है कि पॉलिटिशियन जनरली माफी मांगते नहीं है पब्लिकली, और बहुत कम लोग हैं जो इतनी दृढ़ता से माफी मांगे, पब्लिक उसको माफ भी करती है, पब्लिक उसके ऊपर ध्यान भी करती है। उसके बाद जब उनके परिवार के ही सदस्य उनके सामने जब विधानसभा में चुनाव लड़ रहे थे, तो मुझे लगता है ये बात भी जनता को पसंद नहीं आई। दूसरी बात, पूरी चुनावी कैंपेन में 4-5 महीने जितने भी थे हम लोग, अजीत पवार साहब ने कभी भी इस बात पे, ना हमने कभी फोकस किया, उन्होंने फोकस किया कि हम किससे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा फोकस ये था कि जनता का विश्वास कैसे वापस जीतना है। जो लोकसभा में विश्वास कहीं और गया था, उनके प्रति नहीं आया था, उस विश्वास को जीतने के लिए हमने कोशिश ज्यादा की, ना कि ये बताने के लिए कि हम चुनाव किसके साथ लड़ रहे हैं और क्यों सामने वाले को वोट ना करें और हमें वोट करें। हमने जनता का विश्वास जीतने की कोशिश ज्यादा की, अजीत पवार साहब ने भी की। अजीत पवार साहब, वहां पे लगभग 150 गांव हैं, उन गांवों के अंदर भी वो लगभग 100 गांव के अंदर खुद गए। सुबह 6 बजे उठकर जाते थे, 10, 20, 25 मिनट। तो उन्होंने जनता से अपनी मन की बात कही कि भाई आप लोगों ने, ठीक है, लोकसभा में जो बात आपको अच्छी लगी आपने की, विधानसभा के अंदर मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि आप मेरे को सशक्त करें, ताकि बारामती को संभालना जो है वो आप निर्णय करें कौन सा कर सकता है। जिस तरह से बारामती में प्ले आउट हुआ, लगातार इंटरव्यूज भी दे रहे थे अजीत पवार जी। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक काफी एक्सप्लोसिव रेवलेशन किया, जब उन्होंने मेंशन किया था अपने पहले इंटरव्यू में कि गौतम अदानी भी मौजूद थे। फिर उसके बाद तमाम बाकी इंटरव्यूज में उन्होंने डिनाई किया कि हम एक उनके गेस्ट हाउस पे गए थे। तो उस समय क्या आपको लगा कि उनका ये स्टेटमेंट कहीं बैकफायर कर सकता है अजीत पवार के लिए, अदानी का मेंशन करना? क्योंकि लगातार महाविकास अघाड़ी जो है वो महायुति को टारगेट कर रही थी, किस तरीके से जो महायुति है वो गौतम अदानी को फेवर कर रही है, धारावी के प्रोजेक्ट दे रही है, और सारी तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं। देखिए आनंद जी, जिनका आप नाम ले रहे हैं उनके बारे में बहुत देर से सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है, और बहुत सारे चुनाव में इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है, पर अभी तक एक भी चुनाव में वो मुद्दा नहीं बन पाया, नंबर 1। नंबर 2, जनता को किस चीज से लेना देना है कि हमारे भविष्य की कौन बेटर कर सकता है, किसकी मीटिंग हुई, कहाँ मीटिंग हुई, कौन मीटिंग में था, नहीं मीटिंग था, जनता को मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा कोई लेना देने की आवश्यकता है। तब जब तक जो लोग सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं, वो जनता के हित की बात कर रहे हैं, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर उनके किसी इंटरव्यू में कोई बात हुई, जो कि मैंने जब सुना उस इंटरव्यू में, तो वो बात कही किसी और तरह से कही गई थी और चलाई किसी और तरह से गई, वो अलग बात है, विषय है। बट इस तरह से हमारे को कभी लगा नहीं कि उसमें कोई बहुत बड़ी कोई बात, इशू कोई बनने वाली है, क्योंकि हम जनता के साथ जो काम करने की कोशिश कर रहे थे, जनता के साथ मुद्दों को जो उजागर करने की कोशिश कर रहे थे, हमें उस पर विश्वास था कि जनता इस पर वोट करेगी। जी, आपने पहले भी कांग्रेस के काफी कैंपेन्स डिजाइन किए हैं, चाहे वो राजस्थान की हो। राजस्थान में भी आप काफी क्लोज आ गए थे अशोक गहलोत के लिए जब आपने कैंपेन किया था। उससे पहले छत्तीसगढ़ था, उससे पहले आसाम भी थी। तो आपको क्या लगता है कहाँ चूक हुई कांग्रेस से इस बार? क्योंकि कांग्रेस का ये सबसे जो बुरा परफॉर्मेंस कहा जाए, अगर महाराष्ट्र में स्ट्राइक रेट 19% की है, 16 सीटों पे उन्होंने चुनाव जीता है, तो कैसे देखते हैं उनके इस परफॉर्मेंस को? देखिए, हम अपने काम में इतने ज्यादा मसरूफ थे कि हमें दूसरे का काम देखने का कोई टाइम लगा नहीं। अभी कुछ दिन आगे के फुर्सत में उसमें देखने की कोशिश करेंगे, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के माइंड की क्लैरिटी पब्लिक को नहीं दिख रही थी कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं। दूसरा, ये बात मैंने आपके साथ और इसके पहले भी बहुत बार ऑन रिकॉर्ड बोली है कि नेगेटिव कैंपेन खाली चलाने से वोट आ जाए, ऐसा 100 में से एक बार होता है। आपको जनता को ये बताने की आवश्यकता रहती है कि आप जनता के लिए क्या करेंगे। और कांग्रेस को ये बात ना तो सिखाने वाला मैं कोई हूँ, ये कांग्रेस को खुद के अपने टेम्पलेट खोलकर देखनी है कि वो 2018 में छत्तीसगढ़ का चुनाव कैसे जीत के आई, 2022 में कर्नाटका का चुनाव कैसे जीत के आए, हिमाचल का चुनाव कैसे जीत के आए। क्या ये बताकर कि सामने वाला कितना खराब है, क्या ये बताकर कि वो जनता के लिए क्या करने वाले हैं। जनता को इस बात से ही सिर्फ फर्क पड़ता है कि हमारे को XYZ को वोट डाल के क्या मिलने वाला है। उस चीज के मुझे अभाव दिखा, क्योंकि 5 महीने में इतनी नेगेटिव कैंपेन मैंने कम ही देखी है किसी चुनाव के अंदर। जब चुनाव चालू भी हो गया, और चालू से पहले तो ज्यादा, कि सुबह शाम सिर्फ एक ही काम था अब विपक्ष का कि भी कैसे सत्ता में जो लोग हैं, खासकर हमें तो अपने
जिनके साथ हम काम में हैं, कि उनके साथ उनकी तरफ ध्यान था कि कैसे सारा दिन गाली देनी है, कैसे सारा दिन विरोध करना है। विरोध करना चाहिए, जो चीज जनता के हित की नहीं है उसका विरोध होना चाहिए। हम लोगों ने भी ऑपोजिशन में रह के खूब चुनाव लड़े हैं, ज्यादा ऑपोजिशन में लड़े हैं, सत्ता में रह के तो कम लड़े हैं। बट आपको जनता को ये बताना पड़ेगा कि आपको वोट क्यों किया जाए, उसका कारण देना पड़ेगा। खाली ये बताकर कि सामने वाला बुरा है तो इसलिए मुझे वोट दो, ये बात मुझे लगता नहीं कि ज्यादा लोगों को पसंद आती है। आपने इंटरव्यू के स्टार्ट में ही बताया किस तरह से जो लाड़की बहन योजना है वो यहाँ पर हिट हुई, उसका इफेक्ट भी दिखा महाराष्ट्र में, जब 3 दशक में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट हुए महाराष्ट्र में, और उसके बाद जिस तरह से महिलाओं के वोटर की जो परसेंटेज है वो भी काफी तेजी से बढ़ी। तो कैसे देखते हैं आप, क्या लगता है आपको लाड़की बहन एक गेम चेंजर की तरह यहाँ पर साबित हुई महाराष्ट्र में? बिल्कुल, लाड़की बहन योजना से मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में भी बताया कि जातिगत राजनीति से ऊपर उठ गई थी बात। जब हम ग्राउंड पे सर्वे भी कर रहे थे या देखते थे, हमारी टीम्स देखती थी, मैं खुद ग्राउंड पे बात करता था, वो किसी भी जाति विशेष से आते हो लोग, जिनसे लेडीज हम बात करते थे, उनको खाली ये देना था कि भाई मेरे को किस तरह से फायदा है या किस पे विश्वास है। क्योंकि देखें, होता क्या है कि आप चुनाव जीतने के लिए बहुत वादे करते हैं, चुनाव से पहले लोग बहुत स्कीम लेके आते हैं, जरूरी नहीं होता कि वो हर स्कीम सक्सेसफुल हो। जनता के मन में ये एक बात की विश्वास होना चाहिए कि कौन आदमी जो कह रहा है वो करके दिखा पाएगा। वो क्रेडिबिलिटी क्रिएट करना पॉलिटिशियंस का सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। तो जिस प्रकार से इसका क्रियान्वयन हुआ, जो ये लाड़की बहन योजना है, और जिस प्रकार से तीनों पार्टी ने, सिर्फ एनसीपी ने नहीं, तीनों पार्टी ने घर घर तक ये बात पहुंचाई। बिकॉज देखें, महाराष्ट्र में इस टाइम पे 6 पार्टियां हैं, 6 सिंबल है। जनता को 2 सिंबल में आइडेंटिफाई करना मुश्किल रहता है, 6 सिंबल तो और बड़ी चैलेंज वाली बात थी। तो ये इफेक्टिवली प्रचार किया गया, चाहे वो एकनाथ जी की पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या हमारी पार्टी है। तो हमने वो घर घर प्रचार करके लोगों को बताया कि ये हमने आपको दिया है, आप हमारे पे विश्वास करें ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें, या और जो नए काम करने चाहते हैं। तो लाड़की बहन योजना का इम्पैक्ट जो मेरे लिए सबसे सुखद बात परिणाम से भी ज्यादा है कि जातिगत वोटिंग से ऊपर उठकर, दलगत वोटिंग से ऊपर उठकर ये लोगों ने वोटिंग की और महिलाओं ने उसको लीड किया। ये और भी ज्यादा खुशी की बात है। एनसीपी वर्सेस एनसीपी का बैटल प्ले आउट था यहाँ पूरे महाराष्ट्र में। 36 सीटों पर आमने सामने थी एनसीपी, शरद पवार की पार्टी, और लगातार दोनों पार्टियां जो हैं वो क्लेम करती थी कि मैं असली हूं, वो नकली है, वो नकली है, मैं असली हूं। तो कितना मुश्किल था आपके लिए इस चीज को डील करना, चूंकि दूसरी तरफ शरद पवार थे तो एक तरफ खुद अजीत पवार थे। तो ऐसे में आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग था, कितना टफ होता था एनसीपी शरद पवार की भी कैंपेन को फॉलो करना, कि वो किस तरह से? आनंद जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं और ये मेरी टीम भी कई बार देखती है कि ये कैसे अपना काम करते हैं, कि मैं फोकस ही नहीं करता कि कौन क्या कर रहा है। खाली ऑब्जर्व करना एक मैंडेट है, एक मैंडेटरी चीज है कि उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। बाकी उसके में ज्यादा मैं फिक्र नहीं करता, क्योंकि वो मेरे हाथ की चीज नहीं है, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता कि सामने वाला क्या करना चाहता है। मेरे हाथ में जो कंट्रोलेबल है वो है कि मैं क्या कर सकता हूँ, या मैं जिनके लिए काम कर रहा हूँ वो क्या कर सकते हैं। हमने अपने बात पे फोकस रखा। दूसरी, सामने एट द एंड ऑफ द डे पार्टी एक परिवार के दोनों सदस्य हैं। वो शरद पवार साहब का जो कद है महाराष्ट्र की राजनीति में वो सबसे ऊपर है। बाला साहब ठाकरे के बाद मेरे को लगता है कि भाई उनका कद, उनकी जो इज्जत है, जो उनका स्टैचर है, उसके बारे में जितनी इज्जत से लोग बात करते हैं वो कम ही लोगों का होगा। तो अब वो आसमान को थूकने से हमें क्या फायदा होने वाला था। तो हमको तो ये देखना था कि भी हम जो चीटी की चाल चले हैं उसको हम कैसे निरंतर कंसिस्टेंसी से चलते आए, चाहे हमारे को जो भी कोई कहता रहे। मैं तो चाहूंगा कि अभी मैं उनसे मिलने के लिए भी हो सकता है कि मेरी मुलाकात उनसे हो कि चुनाव अब खत्म हो गए हैं, क्योंकि चुनाव के बाद उनका भी लक्ष्य ये है कि जनता का भला कैसे हो। हमारा भी लक्ष्य, हमारी पार्टी का भी था कि जनता का भला कैसे हो। अब परिणाम आ गए हैं, अब उसके बाद सबको मिलके एक दिशा में काम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 5 साल के बाद फिर चुनाव होंगे, उसके बीच में 5 साल का वक्फा बहुत बड़ा होता है। तो हमने ज्यादा फोकस इस बात पे ना रखा था, ना हमारे को इस बात का, क्योंकि वो मैं आपको वैसे बताया, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जो मेरे हाथ में चीज नहीं मैं उसके बारे में ज्यादा फिक्र करके अपने दिमाग क्यों खराब करूं। मेरा आखिरी सवाल है, लगातार जिस तरह से अभी नतीजे आए हैं, खुद उप मुख्यमंत्री थे अजीत दादा यहाँ पर, अब चर्चाएं गर्म हैं कि वो मुख्यमंत्री भी बनने चाहिए यहाँ के।
तो क्या लगता है कि इस तरह का कैंपेन उनका फिर से एक स्टार्ट हो सकता है, जिस तरह से सोशल मीडिया पे भी बज क्रिएट हो चुका है कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए आनंद जी, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। इसके अंदर जिसके पास जितने नंबर्स रहते हैं उसके हिसाब से ही सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। मुझे नहीं लगता कि जितने नंबर्स हमारे पास हैं या हमारी पार्टी के पास हैं उसके अंदर ये चर्चा ज़्यादा उसमें होनी चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के सपोर्टर्स का जरूर मन रहता है कि उनका नेता बड़े पद पर आसीन हो, खासकर जब वो इतने लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में उप मुख्यमंत्री का रोल निभा चुके हैं और निभाते आए, और उसके अंदर उनको लोगों ने सलाहा भी है। बट मुझे लगता है कि जो दो बड़ी पार्टियां हैं उनमें से ही किसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। बाकी नेताओं के बीच की बैठ की बात है, उसमें ना मेरा कोई रोल है ना आपका कोई रोल है। बाकी लोगों के मन की बात है, वो लोग अपने मन की भावना व्यक्त करते हैं। बट मुझे ऐसा कोई लगता नहीं कि कोई कैंपेन चलेगा कि भी उसमें कोई अजित पवार साहब के लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए जोर लगाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी, वक्त देने के लिए ITV नेटवर्क को। तो ये थे नरेश अरोड़ा जी, जिन्होंने हर सवाल पे बेबाकी से अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ आनंद से, ITV नेटवर्क, मुंबई।